ओवर डेल्टा टी। अब इसको मैंने जब कन्वर्ट किया, जो आर में इसको कन्वर्ट किया, तो ये 1 आर नॉट भी मैं लिख सकता हूं और ये डेल्टा आर होगा और यहाँ पे ये डेल्टा टी होगा। अब इसको जो है ना वो मैंने हल करना है, वैल्यूज इसमें डालनी है। मैंने फाइंड आउट क्या करना है, मैंने फाइंड आउट करना है डेल्टा टी को, फिर डेल्टा टी से मैं रूम टेम्परेचर निकाल के फिर मैं जो मेल्टिंग टेम्परेचर है इंडियम का वो निकाल लूंगा। तो यहां से डेल्टा टी जो है ना वो आ जाएगा, यानी इसको मैं इधर ले आऊं और उसको इधर ले आऊं, तो डेल्टा टी आ जाएगा 1 ओवर आर नॉट डेल्टा आर ओवर एल्फा। अब वैल्यूज जो है ना हम पुट करते हैं। एल्फा की वैल्यू जो है ना वो हमें वहां से पता है कि एल्फा की जो वैल्यू है वो 3.92 10⁻³ पर डिग्री सेंटीग्रेड है और बाकी वैल्यूज हमें यहाँ पे पता है। तो ये आ जाएगा डेल्टा टी आ जाएगा। डेल्टा आर अब क्या है, डेल्टा आर जो है ना वो 76.8 ओहम माइनस 50 ओहम है। आर नॉट जो है ना वो 50 ओहम है और एल्फा 3.92 10⁻³ पर डिग्री सेंटीग्रेड है और ये ओहम में है। तो यहां पे भी इसके साथ ओहम है, तो ये ओहम और ओहम कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ डिग्री सेंटीग्रेड उधर आ जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो यहां से आ जाता है 137 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये हमने मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट नहीं किया, ये हमने सिर्फ डेल्टा टी कैलकुलेट किया। अब डेल्टा टी का हमें पता है कि ये बराबर है किसी भी टेम्परेचर से आप जब रूम टेम्परेचर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये डेल्टा टी के बराबर है और ये 137 डिग्री सी है। तो इसका मतलब है कि टी जो है ना वो क्या है, टी करेस्पॉन्ड करता है इस रेजिस्टेंस को। तो ये हमें फाइंड आउट करना है जो कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इंडियम होगा। ये आ जाएगा T नॉट प्लस 137 डिग्री सी और T नॉट का हमें पता है कि T नॉट जो है ना वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 20 जब मैं इससे 8 कर लेता हूं तो T आ जाएगा 157 डिग्री सी और यही टेम्परेचर जो है ना वो है मेल्टिंग पॉइंट है इंडियम का। तो हमने बड़ी आसानी से जो है ना वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इंडियम थर्मोमीटर से फाइंड आउट किया। वो कौन सा थर्मोमीटर है, वो थर्मोमीटर है जो कि एक मेटल से बना है, वो मेटल प्लैटिनम है और वो रेजिस्टेंस को फॉलो करके हमें टेम्परेचर दे रहा है। तो रेजिस्टेंस जो है ना यानी वो चूंकि टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है, तो इसी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करके हमने थर्मोमीटर बनाया और उससे हमने मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। अब इसी टॉपिक से रिलेवेंट हम एक क्विक क्विज जो है ना वो सॉल्व करते हैं, जो कि क्विज नंबर 27.5 है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, When does a light bulb carry more current? लाइट बल्ब जो है वो कब ज्यादा करंट जो है ना वो कैरी करता है? Just after it is turned on and the glow of the metal filament is increasing, यानी जो ही हम इसे ऑन करते हैं और उसका जो फिलामेंट होता है उसका ग्लो इंक्रीज कर रहा होता है, उस दौरान ये ज्यादा करंट जो है ना वो कैरी करता है। या after it has been on for a few milliseconds and the glow is steady, या जब वो चंद मिलीसेकंड के लिए ऑन रहता है और उसका जो ग्लो है वो स्टेडी हो जाता है। तो इन दोनों लम्हात में वो किस में ज्यादा करंट जो है ना वो कैरी करता है?
देखें, हमने ये तो पढ़ लिया ना कि रेजिस्टिविटी जो है ना वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और यहां पे हमने ये भी देखा कि जो रेजिस्टिविटी है वो इस पॉइंट को छोड़ के T और रो वो इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ लीनियरली। तो जब हम बटन ऑन करते और फिलामेंट ग्लो स्टार्ट करता है तो उस वक्त ये रेजिस्टिविटी इसकी सबसे कम होगी और उस वक्त करंट जो है ना वो बहुत ज्यादा इसमें फ्लो करेगा। और जब वो ग्लो उसका स्टेडी होता है, यानी उसकी रेजिस्टेंस एक खास हद तक पहुंच जाती है, तो फिर करंट जो है ना वो उसमें स्टेबल हो जाता है। और करंट इस वैल्यू से अगर मैं इसे जो है ना वो स्टार्ट लिखूं और इसको मैं करंट स्टेडी लिखूं तो ये करंट कम होगा इससे। तो जो स्टार्ट में जो करंट फ्लो करता है वो बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू जो करंट फिर स्टेडी स्टेट में जो है ना वो कैरी करता है फिलामेंट, क्योंकि फिलामेंट हीट हो जाता है और उसके बाद उसकी यानी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाता है और फिर क्या होता है कि करंट जो है ना वो कम हो जाता है। और यही वजह है कि जो बल्ब ज्यादा इस्तेमाल हो जाते हैं यानी पुराने हो जाते हैं, कभी कभार इस तरह होता है कि यानी पुराने बल्ब को जो ही हम यानी कुछ अरसे बाद ऑन करते हैं उसका फिलामेंट ब्रेक हो जाता है। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि उसका फिलामेंट चूंकि पुराना हो चुका होता है और वो उस करंट स्पाइक को जो बहुत ज्यादा करंट पहले लगी है नेचुरल मिलीसेकंड में उससे पास होता है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी वजह से वो टूट जाता है। अब हम चैप्टर के इख्तिताम तक पहुंच गए हैं और अपने 9वें क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कि why we call electricity as power not as current or voltage, हम ये टॉपिक 27.6 इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं इससे कि पहले तो हमें जो है ना वो इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि बैटरी जो है ना वो क्या है। बैटरी एक डिवाइस है जिसमें एक केमिकल रिएक्शन कहें, एक केमिकल मैकेनिज्म होता है और वही केमिकल मैकेनिज्म केमिकल एनर्जी जो है ना वो प्रोड्यूस करता है। और ये केमिकल एनर्जी किसी भी चार्ज को यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है, उसे पुश करती है और फिर वो चार्ज सर्किट में दौड़ता है और बैटरी की तरफ जो है ना वो वापस आता है और फिर वहां से एनर्जी लेके फिर घूमता है और इस तरह उसका ये मोशन जो है ना वो जारी रहता है। सर्किट में अगर हम यानी वायर की रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें और वहां पे कोई भी हमने डिवाइस या सेटअप लगाया हुआ है, फॉर एग्जांपल उसे हम रेजिस्टेंस से ताबीर करते हैं, तो वो रेजिस्टेंस उसी एनर्जी को डिसिपेट करता है यानी वो उसे खाता रहता है। यहां से जितनी प्रोड्यूस हुई चार्ज उसे ले गया, रेजिस्टर में वो जो है ना कंज्यूम हुई, फिर चार्ज मूव करता है, फिर से एनर्जी लेता है और फिर जाता है। तो वहां पे कंजम्पशन हो रही है, यहाँ पे जनरेशन हो रही है। तो यहाँ पे एनर्जी बैटरी की डिक्रीज हो रही है और वहां पे एनर्जी इंक्रीज हो रही है लेकिन वो डिसिपेट हो रही है। और इसी तरह जो सेटअप हमने यहां लगाया होता है वो हमारे लिए कुछ काम कर जाता है। तो हमने इसको अब जो है ना वो पढ़ना है। कंसिडर कर ले कि एक बैटरी है
जिसको हमने कनेक्ट किया हुआ है एक, ये रेजिस्टर का मतलब यहाँ पे जो है ना सिंपल रेजिस्टर नहीं है, ये कोई भी डिवाइस जो है ना वो है जो कंज्यूम कर रहा है इस एनर्जी को, और इसको हम ग्राउंड कहते हैं। यानी ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये जीरो पोटेंशियल पे होता है, और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ग्राउंड के साथ मिला लेते हैं। तो ये रेजिस्टेंस है और ये बैटरी है जो डेल्टा वी पोटेंशियल जो है ना वो प्रोवाइड कर रही है, माइनस और प्लस। और इस पॉइंट को जो है ना मैं पॉइंट ए कह देता हूं, इस पॉइंट को मैं पॉइंट बी कह देता हूं, और करंट जो है ना वो क्लॉकवाइज हम कन्वेंशनल डायरेक्शन लेते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये क्लॉकवाइज जो है ना यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है। इस पॉइंट को मैं पॉइंट सी और इस पॉइंट को मैं पॉइंट डी कह देता हूं। अब होता क्या है कि पॉइंट ए और बी इन दो के दरमियान बैटरी है जो केमिकल एनर्जी जो है ना वो प्रोवाइड कर रही है। यहां से चार्ज आ रहा है, यानी एनर्जी चार्जेस को ट्रांसफर हो रही है, और वो यहां पे आके क्या कर रहे हैं कि रेजिस्टर के अंदर वो इस रेजिस्टर की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। जाहिर है वो कोलाइड करेगा और ये रेजिस्टर जो है ना ये हीट अप होगा, वो हीट इससे डिसिपेट होगी, और फिर थका हारा चार्ज जो है ना वो यहाँ पे आके बगैर एनर्जी, वो जो एनर्जी उसके पास थी वो उसने जो है ना वो खत्म कर दी, उधर रेजिस्टर को दे दी, और यहाँ पे आके वो ग्राउंड हो जाता है, और फिर एक नया चार्ज यहाँ से एनर्जी लेता है और वो इस सर्किट में जो है ना वो घूम रहा है। अब जो एनर्जी यहाँ पे केमिकल एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी कहता हूं, और इसको मैं डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करता हूं। हमने पहले पढ़ा हुआ था कि ये जो एनर्जी है इसको अगर मैं लिखना चाहूं पोटेंशियल के फॉर्म में, तो पोटेंशियल के फॉर्म में जो है ना ये चार्ज टाइम्स, यानी जितना चार्ज है वो अगर मैं पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये इंटरनल एनर्जी इतनी होगी, जिस तरह हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो वो ये चार्ज है और ये वोल्ट। तो केमिकल एनर्जी जो है ना वो यहां पे प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और फिर यहाँ पे वो इंटरनल एनर्जी ऑफ द रेजिस्टर जो है ना वो बढ़ा रही है। रेजिस्टर हीट अप होता है, वो एनर्जी कंज्यूम होती है, और फिर नया जो है ना स्टार्ट आता है, और यहां से फिर चार्जेस मूव करते हैं, और वक्त के साथ ये बैटरी जो है ना वो ड्रेन हो जाती है, क्योंकि इसके जो केमिकल एनर्जी है वो कम होते होते खत्म हो जाती है। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां पे या चार्ज पार्टिकल, चार्ज कैरियर जो है ना वो यहां पे रेजिस्टेंस फील करता है, तो वो एटम्स के साथ टकरा रहे होते हैं, एटम्स को एनर्जी दे रहे होते हैं, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया, और ये हीट अप हो जाता है। तो हम ये किस रेट से जो है ना एनर्जी चेंज हो रही है, तो इसको मैं डिवाइड करता हूं डेल्टा टी से, तो जाहिर है इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा डेल्टा टी से। अब आप ये देखें कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी को जो है ना मैं कहता हूं पावर। मैं पी से इसे ही नोट करता हूं, और यहां पे अगर हम देखें तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी तो असल में करंट है,
और करंट टाइम्स डेल्टा V है। और मैं अगर ओम्स लॉ को यूटिलाइज कर लूं तो वहां पे V इक्वल्स IR है, यानी करंट टाइम रेजिस्टेंस। तो यहां से पावर जो है ना वो आ जाता है I और IR, तो ये आ जाता है I स्क्वेयर R। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि अगर I की जगह में डेल्टा V ओवर R लिख दूं तो फिर ये आ जाएगा डेल्टा V स्क्वेयर ओवर R। तो अब यहां पे पावर इस चीज के भी बराबर है और पावर इस चीज के भी बराबर है। तो यहां पे एक कंसेप्चुअल चीज है कि इस इक्वेशन को यानी P इक्वल्स I स्क्वेयर R को हम जूल हीटिंग लॉ भी कहते हैं, जूल हीटिंग लॉ। अब ये देखें कि अगर इस सर्किट में करंट ज्यादा है तो पावर जो डिसिपेट हो रहा है इसी सर्किट में वो स्क्वायर टाइम्स होगा। यानी अगर करंट को आप डबल कर दें तो पावर जो है ना वो क्वाड्रपल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। और अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे अगर आप पोटेंशियल जो है ना वो डबल कर दें तो पावर तो क्वाड्रपल हो रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है ना वो इनवर्स रोल प्ले कर रहा है। तो ये बड़ी जो है ना मानी हेज बात है कि अब अगर कोई इलेक्ट्रिक कंपनी है वो किसी को जो है ना वो पावर भेजना चाह रही है तो उसके पास इन दोनों में इंतखाब है, क्योंकि यहां पे हमें पता चल रहा है कि पावर जो है ना वो करंट और वोल्टेज का मल्टीप्लिकेशन है, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या जिसको हम पावर कहते हैं, वो असल में करंट और वोल्टेज का मल्टीप्लिकेशन है। तो ये दोनों उसमें है। अब उसमें वो ये कम करे ये ज्यादा करे तो सेम पावर होगा, या इसको वो ज्यादा करे और इसको कम कर दे तो सेम पावर होगा। पावर तो सेम होगा, लेकिन जब हम इस इक्वेशन